जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के फर्स्ट चैप्टर यानी कि पहले चैप्टर की बात हम करने वाले हैं, जो एक नंबरिया सिर्फ होगी और इससे आप अपना एक नंबरिया बेसिक मजबूत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियाँ ऑस्ट्रिया में 1815 ईस्वी में एकत्र हुई। क्या दोस्तों? नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियाँ ऑस्ट्रिया में 1815 ईस्वी में एकत्र हुई। उसके बाद है यहाँ क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। उसके बाद है, चार्ल्स दसम फ्रांस का सम्राट था, जो निरंकुश एवं घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स दसम फ्रांस का सम्राट था, जो निरंकुश एवं घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स दसम 1830 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना था। कितने ईस्वी में? चार्ल्स दसम 1830 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना था। चार्ल्स दसम ने पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। किसको? पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। जुलाई 1830 ईस्वी में बूर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। इटली को पुनर्जागरण का केंद्र माना जाता है। इटली को पुनर्जागरण का केंद्र माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म। किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1789 ईस्वी को कोर्सिका के अजासियो नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम कार्लो बोनापार्ट था। एक बार और देख लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका के अजासियो नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है, नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी का नाम जोसेफाइन था। नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी का नाम जोसेफाइन था। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। कितना ईस्वी में? 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1518 ईस्वी में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की जिंदगी की अंतिम हार हुई और उसे सेंट हेलेन में बंदी बनाया गया, जहां 1821 ईस्वी में उनकी मौत हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु 1821 ईस्वी में मौत हो गई। 1848 1848 ईस्वी में लुई फिलिप फ्रांस का सम्राट बना था और उन्होंने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। 1848 ईस्वी में लुई फिलिप फ्रांस का सम्राट बना था और उन्होंने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। थियर्स के नेतृत्व में 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन
आयोजन यहाँ ज होगा, आयोजन किया गया था। थियर्स के नेतृत्व में 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया था। उसके बाद है मेरे प्यारे स्टूडेंट, गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था। जोसेफ मेजनी को इटली एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। किसको? जोसेफ मेजनी को इटली एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। मेजनी 1831 ईस्वी में यंग इटली एवं 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। एक बार और देख लेते क्वेश्चन। मेजनी 1831 ईस्वी में यंग इटली एवं 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी को इटली एकीकरण की तलवार कहा जाता है। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। इटली में सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक विक्टर एमेनुअल बना, जो एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। 1869 और 60 में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के बीच युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई। उस समय ऑस्ट्रिया के शासक नेपोलियन तृतीय था। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काबूर की मृत्यु हो गई। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश किसकी मृत्यु हो गई? काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। 1870-71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ। 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। कार्बोनारी इटली का एक गुप्त दल था, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। आधुनिक युग में जर्मनी पूरी तरह से विखंडित होकर लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में बंट गया था। 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया। दोस्तों यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई है क्योंकि नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा हम आगे इसको कर लेते हैं। आधुनिक युग में जर्मन पूरी तरह से विखंडित होकर लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में बंट गया था। 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन प्रदेश संघ का निर्माण किया था। (1848) ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिख युग का अंत कर दिया। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिख युग का अंत कर दिया। फ्रेडरिक विलियम के मृत्यु के बाद उसका भाई विलियम प्रसा का शासक बना।
बिस्मार्क विलियम का चांसलर था। बिस्मार्क विलियम का चांसलर था। हंगरी की राजधानी का नाम बुडापेस्ट था। हंगरी की राजधानी अभी भी है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की प्रतिनिधि सभा को डायट कहा जाता था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये तो हमारा पहले पार्ट का यानी पहले चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। इसके बाद हम दूसरे पार्ट की ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू। जय हिंद।